हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने 2-3 दिन में अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ ख़त्म की है, तो आज से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। और आज के वीडियो में केवल हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर कल से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को पता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। क्लियर है? ठीक है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हिंदी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है जीपी। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो सुनिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक सीरीज है, ठीक है। दो, मैंने पहली क्लास में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड इसी तरह आगे तक चली जा रही है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर ये सीरीज है हमारी, तो ये जो सीरीज है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो 2 का आ रहा है। 8 को 4 से डिवाइड करूँ तब भी रेशियो कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। 16 को 8 से डिवाइड करूँ तब भी रेशियो कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। 32 को 16 से डिवाइड करूँ तब भी कितने का आ रहा है? रेशियो 2 का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब ये सीरीज पक्का किसमें? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेशियो सेम है, तो ये जो रेशियो बार बार हमारे सेम आ रहे हैं, तो इन रेशियो को क्या कहा जाता है? कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में सर्वानुपात कहेंगे। ठीक है। इंग्लिश में कॉमन रेशियो कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वानुपात कहेंगे। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या सेम रहता है? कॉमन रेशियो विल बी सेम। कॉमन रेशियो विल बी सेम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सर्वानुपात होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक और सीरीज ले लेता हूँ, 3, 6, 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो आपने देखा ये भी हमारी सीरीज 6/3 करेंगे 2, 12/6 2, 12/24/12 2, 48/24 2। ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है। तो वही चीज मैंने कही कि कभी भी किसी सीरीज का अगर क्या सेम हो? रेशियो सेम हो। अगर रेशियो सेम हो तो वो सीरीज किस में कहलाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहलाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है। आइए अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है। तो कभी भी हमारी जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। ठीक है। प्रथम पद को हमेशा किससे लिखेंगे? ए से लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। लास्ट टर्म को किससे लिखेंगे? लास्ट टर्म को हमेशा लिखेंगे एल से। सेम चीज। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स को हमेशा एन से लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह nth टर्म का मतलब nवां पद ना, nवें पद को हमेशा किससे लिखेंगे? tn से लिखेंगे। क्लियर है? कॉमन रेशियो मतलब सर्वानुपात हिंदी में, इसको हमेशा स्मॉल r से लिखेंगे। क्लियर है? इसी तरह सम ऑफ टर्म्स को किससे लिखेंगे? सम ऑफ टर्म्स को हमेशा लिखेंगे कैपिटल एस से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कभी भी कोई सीरीज अगर जीपी में तो उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए से लिखेंगे, लास्ट टर्म एल से लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को एन से लिखेंगे, nth टर्म को tn से लिखेंगे, कॉमन रेशियो को r से लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को s से लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं nth टर्म के फॉर्मूले की बात करूँ, जैसे एपी में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो a + n-1 × d होता है। ठीक है। इसी तरह हमारा जीपी में भी nth टर्म का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? a r की पावर n-1, a r to the power n-1। क्लियर? क्या होता है? a r की पावर n-1, जहाँ पे a क्या है? a हमारा फर्स्ट टर्म है, r क्या है? कॉमन रेशियो, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर? ठीक है। इसी तरह एपी में अगर लास्ट टर्म के फॉर्मूले की बात करें तो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला वही होगा, a r to the power n-1। ठीक है।
एपी में जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला था वो भी क्या होता है, सेम ही होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो भी सेम होता है, लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला सेम होता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे nth टर्म की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ T6 निकालना है, क्या निकालना है मुझे, T6 निकालना है, ठीक है। अगर मुझे T6 निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू 6 है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 6 है तो यहाँ क्या होगा, a r टू द पावर 5, क्लियर है। अगर मान लीजिए मुझे 11 टर्म निकालना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, Tn की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे 11 टर्म निकालना है तो यहाँ n की वैल्यू 11 रखेंगे तो क्या होगा, a r टू द पावर 10। जैसे वहाँ पे एक टर्म कम नहीं हो जा रहा था, जब T9 निकाल रहे थे तो a प्लस 8d हो जा रहा था, T10 निकाल रहे थे तो a प्लस 9d हो रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा। अगर T6 निकालेंगे तो पावर में एक कम हो जाएगा, a r की पावर 5, T11 निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा, a r टू द पावर 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात सम ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले की भी मैं बात करूंगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, फिर अगली बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स के 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ टर्म्स एस की बात करूँ, ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स का जो पहला फॉर्मूला था वो क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे r ये वाला फॉर्मूला कब लग सकता है, जबकि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी 2 4 8, ठीक है, ऐसे सीरीज लिखी थी, 8 16 32 ऐसे सीरीज लिखी थी, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन रेशियो 2 आ रहा था, तो 2 आ रहा था, इसका मतलब जो 2 है वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो जीपी में सम ऑफ टर्म्स के जो फॉर्मूले की बात होगी, अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। इसी तरह अगला, अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 से कम हो जाए, कभी कभी r की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, ठीक है, मतलब 1/2 1/3 ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो a 1 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फॉर्मूला होगा। अगर r की वैल्यू 1 से कम होगी तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होगा। इसी तरह कभी कभी जीपी में अनंत पद हो जाते हैं, कितने पद, ठीक है, अनंत पद, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 4 8 16 32, इसी तरीके से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक के टर्म, तो इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी जीपी में अनंत पदों तक की सीरीज दी रहे और उसका सम हमें निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r होगा, सिंपली, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म्स के यहाँ पे 3 फॉर्मूले निकलते हैं। सम ऑफ टर्म जो होता है वो r के ऊपर डिपेंड करता है, अगर r 1 से ज़्यादा है तो फॉर्मूला क्या होगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्लियर है। इसी तरह अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। इसी तरह अगर सीरीज अनंत पदों की है तो फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि जीपी में nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला क्या होगा, a r की पावर n माइनस 1, क्लियर है। इसी तरह जीपी में सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, कब होगा, जबकि r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इसी तरह r की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इसी तरह अनंत पदों का फॉर्मूला क्या होगा, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए 2 टर्म्स, इफ टू टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है, इफ 2 टर्म्स आर इन जीपी, या 2 टर्म्स हम ले भी सकते हैं, ठीक है, इफ 2 टर्म्स a एंड b, ठीक है, इफ 2 टर्म्स a एंड b आर इन जीपी, अगर 2 टर्म a और b जीपी में है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ 2 टर्म्स a एंड b आर इन जीपी ना, अगर मान लीजिए 2 टर्म्स a और b जीपी में है, ठीक है, तो उसका अगर मान लीजिए मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य, जैसे अरिथमेटिक मीन निकलता है वैसे ज्योमेट्रिक मीन निकलता है, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ ए बी, क्या होगा, रूट ऑफ ए बी, क्लियर है, रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 टर्म, अगर मान लीजिए ए बी सी 3 टर्म जीपी में है,
अगर ए बी सी तीन टर्म जीपी में है तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए चार टर्म अगर जीपी में है, ए बी सी डी चार टर्म जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी सी डी टू द पावर 1/4, ऐसे होता जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर दो टर्म जीपी में है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ऑफ ए बी या ए बी की पावर 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। अगर तीन टर्म जीपी में तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी या ए बी सी की पावर 1/3 भी इसको लिख सकते हैं। अगर चार टर्म जीपी में तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी सी डी की पावर 1/4 या 4 रूट ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ए बी सी आर इन जीपी, मान लीजिए मैं कहूँ ए बी सी आर इन जीपी, मतलब तीन टर्म किसमें, जीपी में है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो बी होगा वो ए और सी का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। भाई यही तो होगा, क्योंकि अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये रूट ए बी के क्या होगा बराबर, तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी होगा। बात समझ में आ रही है, या इसको बी स्क्वायर बराबर ए सी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगली बात, इसी तरीके से अगर मैं अगली बात करूं, अगर मान लीजिए दो टर्म्स हैं, ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू टर्म्स ए एंड बी। ठीक है, अगर मान लीजिए दो ए और बी दो टर्म है और उनके बीच एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कितने ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, एन, मतलब बहुत सारे निकालने हैं ए और बी के बीच में। जैसे ए और बी दो टर्म थे तो उनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन निकलता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन बी अपॉन एन प्लस 1, नहीं बताया था ना। इसी तरह अगर दो टर्म ए और बी उनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर एन, जहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो, एन क्या नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन, ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अगर आर की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, और पावर कितना, एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये जो होगा, ए से कैंसिल, ए बी अपॉन ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो एन ए और बी के बीच में जो एन पदों का ज्योमेट्रिक मीन आना है, जो एन पदों का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब कि ए और बी के बीच में मान लीजिए एन गुणोत्तर माध्य मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे पावर टू द पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट फार्मूला, या ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, या ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर दो टर्म ए और बी हैं, दो टर्म अगर ए और बी हैं, उनके बीच मुझे एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर एन। ठीक है, या फिर क्या होगा, आर की वैल्यू क्या रख सकता है, बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1। क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी, अगर दो टर्म ए और बी जीपी में है तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, रूट ए बी होगा। ठीक है, तीन टर्म है तो ए बी सी की पावर 1/3 होगा, चार टर्म है तो ए बी सी की पावर डी की पावर 1/4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगली बात करने जा रहा हूँ। अब जैसे जीपी में मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जीपी में मुझे 3 टर्म लेने या 4 टर्म लेने या 5 टर्म लेने हैं ना। ठीक है, तो उसको कैसे मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ अगर मान लीजिए मुझे 3 टर्म जीपी में मानने, 3 टर्म्स आर इन जीपी। ठीक है, अगर मुझे जीपी में 3 टर्म मानने हैं, ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, ए अपॉन आर ए आर। ठीक है, कभी भी जैसे मैंने कल नहीं बताया था कि अगर एपी में
तीन टर्म मान लें तो क्या होगा, a माइनस डी, ए प्लस डी होगा, बताया था ना। वैसे जीपी में अगर तीन टर्म मान लें तो क्या होगा, a अपॉन आर, ए आर। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए जीपी में चार टर्म मान लें, फोर टर्म्स आर इन जीपी। कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि चार टर्म जीपी में है, तो उसको क्या मानेंगे, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर क्यूब ना। बात समझ में आ रही है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि एपी में अगर चार टर्म मान लें तो क्या होता है, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी होता है ना। इस जीपी में अगर चार टर्म मान लें तो क्या होगा, a अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए फाइव टर्म आर इन जीपी। अगर मान लीजिए मुझे जीपी में पांच टर्म मानने हैं तो क्या होगा, a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है। अगर जीपी में हमें पांच टर्म मानने तो क्या होगा, a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर जीपी में जैसे एपी में पांच टर्म मानने होते तो क्या होता था, a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ना। इस जीपी में अगर पांच टर्म मानने तो क्या मानेंगे, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है। तो क्या मानेंगे, तो a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ना, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सेम होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। ठीक है। और कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, पीछे वाले टर्म्स को आगे वाले टर्म्स को डिवाइड करके निकलता है। ठीक है। कॉमन रेशियो सेम होता है, पहली बात याद रखनी है। ठीक है। और जीपी में एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है। जैसे मान लीजिए T10 निकालना है तो क्या होगा, ए आर की पावर 9 होगा। ठीक है। इसे जीपी में सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कब होगा, जबकि आर की वैल्यू एक से ज़्यादा हो। ठीक है। इसी तरह जीपी में अगर मुझे आर की वैल्यू एक से कम हो जाए तो क्या होगा, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर होगा। ठीक है। अनंत पदों का योग फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है। दो टर्म अगर जीपी में है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ऑफ ए बी। ठीक है। अगर ए और बी दो टर्म्स के बीच में बहुत सारे अरिथमेटिक मीन निकालने तो फॉर्मूला क्या होगा, ए बी अपॉन ए की पावर एन अपॉन एन प्लस वन। क्लियर है, ठीक है। इसे तीन टर्म अगर जीपी में मान ले तो क्या होगा, ए अपॉन आर, ए आर। चार टर्म मान ले तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। और पांच टर्म मान ले तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा बेसिक है, ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से देखना है। तो आज की वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लीजिएगा। कल की वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और घर में आराम से रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।